हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 16 मई और एसएससी एमटीएस की पहली शिफ्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आपको आने वाली शिफ्ट में अब कैसी पढ़ाई कर कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करेंगे इस क्लास के अंदर। आइए देखते हैं अपने आज के सारे सवाल, क्या एसएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया है या नहीं, पूरी जानकारी देंगे इस क्लास के अंदर। हमसे पहला सवाल पूछा गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 इसका आयोजन कहां हुआ। बहुत ही सरल सवाल था, आप सबको पता है खेलो इंडिया यूथ गेम कौन से क्रम के हैं, ये 5वें क्रम के हैं और इसका आयोजन कहां पर हुआ है तो आप सबको पता है मध्य प्रदेश में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ था तो आपको याद होगा 8 शहरों में। इसको हमने पढ़ा भी था बहुत बार, 8 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका दोस्तों पहले स्थान पर कौन रहा था, पहले स्थान पर रहा था महाराष्ट्र पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन रहा था, दूसरे स्थान पे रहा था हरियाणा और तीसरे स्थान पे कौन रहा था, तीसरे स्थान पे रहा था मध्य प्रदेश जो कि होस्ट कंट्री है। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 37वें राष्ट्रीय खेल, 37वें राष्ट्रीय खेल इसका आयोजन दोस्तों कहाँ होगा तो आपको ध्यान में रखना है ये गोवा में होने वाला है। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कॉमनवेल्थ गेम इसका दोस्तों 23वां संस्करण इसका आयोजन कहाँ पर होगा, इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों अब तो ये सब आंसर आपको उंगलियों पर रट गए होंगे। संतूर वादक है, सितार वादक है, सरोद वादक है कि शहनाई वादक हैं। दोस्तों हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। पंडित रविशंकर इनका संबंध किससे है तो आप सबको पता है इनका संबंध है सितार वादक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखें, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं संतूर वादक, तो आप नोट कीजिएगा दोस्तों, हमने पढ़ा था भजन सोपारी, भजन सोपारी ये दोस्तों कौन है तो आपको ध्यान में होगा संतूर वादक है। एक है पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये दोनों लोग किससे संबंधित हैं तो आपको ध्यान में रखना है ये दोनों लोग संतूर वादक हैं। और सितार वादक कौन है, पंडित रविशंकर। इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था, 1999 में। हमने अभी परसों वाली क्लास में डिस्कस किया हुआ था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। सरोद वादक दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं सरोद वादक, मैंने 3 से 4 नाम आपको नोट कराए थे, कम से कम 2 नाम आपको कमेंट कर बताने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी आगामी सारी परीक्षाओं के लिए। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती है तो आपको याद रखना है गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, महानदी, ये सबकी सब बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन ये ताप्ती नदी ये नहीं गिरती है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों नदियों की बात आई है तो 1 से 2 सवाल आपको यहाँ से नोट करा देता हूँ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है, अलमाटी बांध। अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी। एक बांध दोस्तों है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर बांध, ये कौन सी नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। और कृष्णा नदी की दोस्तों सहायक नदियां मैंने आपको नोट कराई थी, कौन कौन सी हैं, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, तुंगभद्रा, सोन प्रवाह, ये सब किसकी हैं दोस्तों तो आपको ध्यान में रखना है कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। महानदी, इस पर कौन सा बांध स्थित है, हीराकुड बांध, हीराकुड बांध, ये किस नदी पर स्थित है, ये महानदी पर स्थित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि अशोक के शिलालेख में कुल कितने राजनीतिक केंद्र थे। ये दोस्तों सवाल पूछा गया नहीं, कमेंट कर आपको बताना है। दोस्तों कितने शिलालेख थे तो आपको ध्यान में रखना है 4 शिलालेख थे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों वो शिलालेख कौन कौन से थे ये भी आपको नोट करना है, ये सवाल भी आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको दोस्तों उन चारों केंद्रों का नाम याद रखना है। 1 नंबर कौन सा है, तोसली, कौन सा है दोस्तों, तोसली। दूसरा दोस्तों कौन सा है, उज्जैन, कौन सा है, उज्जैन। इसके अलावा तीसरा कौन सा है, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। और चौथा आपको नोट करना है तक्षशिला,
इन चारों के नाम आप नोट कीजिएगा, क्या पता अगली शिफ्ट में आपसे सवाल पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा नहीं है। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। जल्दी से कमेंट कर कर आपको बताना है दोस्तों, अशोक का जो युद्ध है वो कौन से अशोक का जो कलिंग युद्ध है उसका उल्लेख कौन से शिलालेख में किया गया, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि किस मुगल शासक को वर्मा भेजा गया था। दोस्तों कमेंट करके आपको बताना है कि यह सवाल पूछा गया कि नहीं। बच्चों के द्वारा जो सवाल भेजे गए हैं उसी का एनालिसिस कराया जा रहा है, आप सभी को ध्यान में रखना है। दोस्तों किस मुगल शासक को वर्मा भेजा गया था? बहादुर शाह जफर। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। इस सवाल को आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि राज्यसभा में कितने एंग्लो सदस्य को मनोनीत होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा में कितने एंग्लो सदस्य को मनोनीत करता है। ऐसा सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया था। 2 सदस्य, 12 सदस्य, 9 सदस्य, 13 सदस्य, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें, राज्यसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति एंग्लो जो होते हैं उनको मनोनीत करता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो राष्ट्रपति है राज्यसभा के अंदर अन्य क्षेत्रों में कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? 12 है। इसको भी आपको नोट करना है, अगली शिफ्ट में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों राष्ट्रपति की बात आई है तो 1 से 2 चीजें आपको याद रखनी है। राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 52। अगर आपसे पूछा जाए भारत का एक राष्ट्रपति होगा कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 52 में। अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61 में। राष्ट्रपति की शपथ किसके अंदर है? शपथ है 60 के अंदर। और राष्ट्रपति का क्षमादान किसके अंदर है? आर्टिकल 72 के अंदर। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। यह कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 71 के अंदर है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। यानी कि एक दूसरे को दोनों लोग शपथ दिलाते हैं। इतने सवाल आपको नोट करके रखने हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से असम में कौन सा मंदिर स्थित है। दोस्तों इस सवाल को तो आप नोट करके रखिएगा, कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। आपको याद होगा दोस्तों हमने बात की थी कामाख्या देवी मंदिर, ये कहां पर स्थित है? आपको ऑप्शन नंबर बी असम में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर कहां पर स्थित है? तो आपको ध्यान में रखना है असम में स्थित है। यहीं पर लगता है अंबुबाची का मेला। कौन सा दोस्तों? अंबुबाची का मेला। अंबुबाची का मेला कहाँ लगता है? कामाख्या माता मंदिर असम। दोस्तों सबरीमाला मंदिर यहाँ पर क्या होता है? मकर बिलक्कू त्योहार कहाँ पर लगता है? सबरीमाला मंदिर कहाँ पर? ये केरल में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? मदुरई में स्थित है। मदुरई में स्थित है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। और दोस्तों आपको बता दें ये मीनाक्षी देवी मंदिर ये कौन सी शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और आपको जानकारी होनी चाहिए द्रविड़ शैली के जितने जो मंदिर होते हैं वो पिरामिड नुमा बने होते हैं। इस सवाल को भी आप याद रखें, सवाल कई बार आपकी एसएससी ने पूछा है। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अगर दोस्तों आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम देने वाले हो तो जितने एनालिसिस यहाँ से करवाए गए हैं सारे एनालिसिस आप देख डालिए। 8 से 10 सवाल डेली रिपीट हो रहे हैं आपकी परीक्षा में। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा साहब हैं, डॉक्टर कर्ण सिंह है, KM चंद्रशेखर है, सुधा मूर्ति हैं। यानी कि दोस्तों डेली एक पुस्तक आपकी परीक्षा में आपसे पूछी जा रही है। दोस्तों द वाइट टाइगर ये किसकी पुस्तक है? तो आपको दोस्तों नोट करके रखना है अरविंद अडिगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। डॉक्टर कर्ण सिंह इनकी एक पुस्तक है दोस्तों मुंडोक उपनिषद, आप इसको नोट कर लें। थोड़ी बड़ी पुस्तक है, इसको आप नोट कर लेंगे। मुंडोक उपनिषद। और दोस्तों आगे क्या है? द गेटवे टू इटर्निटी, ये दोस्तों इनकी पुस्तक है, इसको भी आपको नोट करना है। सवाल आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछा जाएगा, चाहे वह एसएससी सीजीएल हो चाहे वह एसएससी सीएचएसएल हो। KM चंद्रशेखर इनकी एक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लिख लें। इज गुड इज माई वर्ड। क्या है दोस्तों? इज गुड इज माई
वर्ड। ये पुस्तक किसकी है? ये दोस्तों के.एम. चंद्रशेखर की पुस्तक है। सुधा मूर्ति, बहुत बार सवाल पूछा गया, डॉलर बहू, डॉलर बहू, ये किसकी पुस्तक है? सुधा मूर्ति जी की पुस्तक है। इसको भी आपको नोट करना है। ये चारों पुस्तकें आप नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएंगी। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों अब से 2 से 3 बार इस सवाल को एसएससी पूछ चुका है तरह तरह से। मैंने आपको बताया था दोस्तों, बांग्लादेश। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप तो नोट करके रखें। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था पश्चिम बंगाल। कौन कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। और कौन बनाता है? असम, असम। और कौन बनाता है? त्रिपुरा। इसके अलावा मेघालय। और दोस्तों कौन बनाता है? मिजोरम, मिजोरम। इसको आप नोट करें। बांग्लादेश से कौन कौन सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। दोस्तों आपको याद होगा बांग्लादेश से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। असम कितनी बार सीमा बनाता है? 2 बार। त्रिपुरा तीनों ओर से घिरा हुआ है। और दोस्तों मिजोरम सबसे कम सीमा बनाता है। इस सवाल को आप रट डालें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाले सवाल हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आंखों के लिए फायदेमंद है? विटामिन बी, विटामिन की, विटामिन ए, विटामिन डी। तो आपको ध्यान में रखना है विटामिन ए इसका सही आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप सबको पता है, रतौंधी रोग, रतौंधी रोग होता है। इसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। कौन सा दोस्तों? नाइट ब्लाइंडनेस। इसका दूसरा नाम क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस। ये दोस्तों क्या है? रतौंधी रोग, इसी का नाम है। इसको आप ध्यान में रखें। अब आप कमेंट करके बताएं कलर्स, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस। आपको कमेंट करके बताना ये कैसी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है या दोस्तों आनुवंशिक रोग है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी। याद कीजिएगा विटामिन बी का रासायनिक नाम मैंने आपको क्या बताया था? थायमीन। विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों? याद कीजिएगा साइनोकोबुलिन। क्या बताया था दोस्तों? साइनोकोबुलिन। और दोस्तों इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है विटामिन B12 में। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या था? साइनोकोबुलिन। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। कमेंट करके बताएं विटामिन के इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। दोस्तों नोट कर लेना, नाइट ब्लाइंडनेस ये दोस्तों रोग है, यानी कि दोस्तों विटामिन की कमी से होता है। लेकिन ये कलर ब्लाइंडनेस है, ये दोस्तों आनुवंशिक रोग है। इसको आप ध्यान में रखें, महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। विटामिन के का रासायनिक नाम आपको छाप कर बता देना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि जनगणना किस अधिनियम के तहत की जाती है? जनगणना से शायद ही अब तक ऐसा कोई सवाल बचा होगा जो दोस्तों एसएससी ने पूछा ना हो। सारे सवाल जनगणना के पूछ डाले हैं एसएससी ने। अगर आप एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल का एग्जाम देने वाले हो तो जनगणना पढ़कर जाइएगा। हर शिफ्ट में आपको सवाल मिलेगा जनगणना से। बात करते हैं जनगणना किस अधिनियम के तहत की जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है अधिनियम 1948। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहा गया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। बिल्कुल बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। आप सबको पता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप ध्यान में रखो। दोस्तों ये किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है बाल गंगाधर तिलक। इनका दोस्तों एक बहुत ही फेमस नारा है। कौन सा नारा है? जल्दी से कमेंट करके बताना। एसएससी ने पूछा हुआ भी है। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। और दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है हिंद स्वराज। कौन सी? हिंद स्वराज। ये किसकी पुस्तक है? तो आपको ध्यान में रखना है महात्मा गांधी। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहा गया कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 इसका आयोजन कहाँ हुआ था? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। दोस्तों इस सवाल का कंफर्मेशन नहीं हो पाया है कि दोस्तों कहाँ हुआ था या कहाँ होगा ये सवाल को लेकर। तो आपको दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 ये कहाँ पर आयोजित हुई थी? अमेरिका में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया है 2025 में कहाँ होगी? जापान में। 2025 में कहाँ होगी? टोक्यो, जापान में होगी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, सवाल आपकी परीक्षा में बन सकता है।
मैंने आपसे सवाल पूछा था कॉमनवेल्थ गेम, इसका 23वां संस्करण कहाँ पर आयोजित होगा? ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। इस बार कहाँ हुआ था? इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल पूछा गया कि पीएम मोदी ने हाल ही में कितने कृषि संस्थानों का उद्घाटन किया? तो दोस्तों आपको याद रखना है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर में 600 कृषि संस्थानों का उद्घाटन किया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा आज का अगला सवाल पूछा गया कि चौरी चौरा घटना किस वर्ष से संबंधित है? 1920, 1922, 1923, 1924। आपको याद होगा 5 फरवरी 1922 इसको क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहां से और नोट करा देता हूं। 1920 इसको क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। और दोस्तों इस समय वायसराय ये किसके समय हुआ था? ये महत्वपूर्ण रहेगा, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड के समय हुआ था, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कब का? 1919 का है। दोस्तों आपको याद होगा 1919 में 3 से 4 चीजें मैंने आपको बताई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। रोलैक एक्ट, ना अपील ना दलील का कानून कब पारित हुआ था? 1919। चैम्सफोर्ड अधिनियम कब का? 1919। ये तीनों चीजें 1919 से आपको याद रखनी है। 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। 1922 में क्या हुआ था? चौरी चौरा घटना। 1923 आपको याद होगा स्वराज पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 1924 में क्या हुआ था? बेलगाम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये 15 सवाल थे जो दोस्तों आज हमको प्राप्त हो पाए, उसका एनालिसिस मैंने करा दिया है। अब आपको कमेंट करके बताना है कैसे ही लगी आज की क्लास और कैसा लगा आज का एनालिसिस। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अब दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं आप सभी के लिए। अगर आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो आपको ध्यान में रखना है, आपको मेन फोकस किसके ऊपर कर जाना है? स्टैटिक जीके के ऊपर। आपको दोस्तों मेन फोकस करके जाना है स्टैटिक जीके के ऊपर। कम से कम 10 से 12 सवाल स्टैटिक जीके के पूछे जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं पॉलिटी के दोस्तों कम से कम 2 से 3 सवाल आ रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें ये पॉलिटी और जीके ये दोस्तों 15 नंबर के तो यही सब सवाल आ रहे हैं, इसको अभी आप ध्यान में रखें। नदी पहाड़ ये सब क्वेश्चन किसी शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, किसी शिफ्ट में नहीं पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, वो दोस्तों मॉडरेट लेवल की आ रही है। ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। लासा मासा, औसत, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, CI SI ये सब चीज़ें दोस्तों बहुत ही सिंपल वे में पूछी जा रही हैं। यानी कि अगर आपको उनके फॉर्मूले याद हैं तो आप आसानी से दोस्तों उसको हल कर सकते हैं। तो मेन आपको क्या याद रखना है? उनके फॉर्मूले। आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले याद करके जाइएगा, 100% आप अच्छा स्कोर करने वाले हैं। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।